हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल माया देवी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज के इस करंट अफेयर वीडियोज़ के मुख्य सुर्खियां हैं कि केंद्र ने कीटों के प्रबंधन के लिए एआई आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। कृषि मंत्री किसानों के संवाद हेतु लॉन्च किए किसान की बात। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में सेकुलर नागरिक संहिता का आह्वान किया। भारत सरकार करेगी तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया। कैनबरा में आयोजित छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता। और अगला है कि पीआर सिरजेश बनेंगे जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच। केंद्र ने कीटों के प्रबंधन के लिए नई एआई आधारित निगरानी प्रणाली की शुरुआत की। एआई का मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अब किसानों के खेतों की निगरानी की जाएगी, जिसमें कीटों से सुरक्षा के लिए किसानों को सलाह दी जाएगी। चलिए देखते हैं क्या है इसमें खबर। तो केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को एआई आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली एनपीएसएस का शुभारंभ किया। एनपीएसएस का मतलब जान लेते हैं कैसे। एनपीएसएस का फुल फॉर्म क्या है? तो एनपीएसएस का फुल फॉर्म है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। यहाँ पे पेस्ट का मतलब हो गया, जैसे होता है पेस्टिसाइड, मतलब कीड़ों को मारने वाली दवा जो होती है उसको पेस्टिसाइड बोलते हैं। तो उसी से समझ लीजिए कि पेस्टिसाइड में जो पेस्ट है उसका मतलब कीड़ा होता है। तो यहाँ पे नेशनल पेस्ट सर्विलेंस एनपीएसएस का फुल फॉर्म हो गया। तो केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को एआई आधारित राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली एनपीएसएस का शुभारंभ किया, जो किसानों को अपने फ़ोन का उपयोग करके कीटों को नियंत्रित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों से जुड़ने में मदद करेगी। एनपीएसएस का उद्देश्य क्या है, इसको जान लेते हैं। एनपीएसएस का मुख्य उद्देश्य कीटनाशक खुदरा विक्रेताओं पर किसानों की निर्भरता को कम करना और प्रबंधन के प्रति उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। किसके प्रति? प्रबंधन के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति जो है उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए एनपीएसएस की शुरुआत की गई है। एनपीएसएस किसानों और विशेषज्ञों को कीटनाशक और प्रबंधन में मदद करने के लिए एआई उपकरणों का उपयोग करके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरणों का उपयोग करके कीटों पर नवीनतम डेटा का विश्लेषण करेगा। कौन कौन से कीट नए जो है पनप रहे हैं फसलों को नुकसान करने के लिए। आगे देखते हैं कि इस प्रणाली से लाभ क्या है। इस प्रणाली से क्या क्या लाभ है इसके बारे में जानते हैं। यह प्रणाली तकनीकी का उपयोग करके उचित समय पर बीमारियों का इलाज करती है। उचित समय पर बीमारियों मतलब जो खेतों में रोग लग जाता है, उसमें कीड़ा लग जाता है, इसकी जो है इसकी निगरानी की जाएगी। इसका बीमारियों का इलाज किया जाएगा इस प्रणाली के द्वारा। इससे सटीक निदान और सटीक उपचार में मदद मिलेगी। सटीक निदान और सटीक उपचार किया जाएगा। इससे किसानों में आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे मिट्टी की बचत होगी, मिट्टी से जो है ख़राब नहीं हो पाएगी। और यह तकनीकी प्लेटफॉर्म है और इसके लिए किसी आंतरिक फंडिंग की आवश्यकता नहीं है। किसानों से पैसा नहीं लिया जाएगा, इसका सीधा मतलब यही हो गया। आगे देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। तो हमारा अगला पॉइंट है कि कृषि मंत्री ने किसानों से संवाद हेतु लॉन्च किया किसान की बात रेडियो कार्यक्रम। इसमें कृषि मंत्री कौन है? तो कृषि मंत्री है शिवराज सिंह चौहान, जो इसके पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। देखते हैं क्या खबर है कि किसानों से जुड़ने
और उनकी समस्याओं को समझने के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में किसान से बात नाम का एक मासिक रेडियो कार्यक्रम लॉन्च किया। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम मन की बात, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो है मन का बात रेडियो कार्यक्रम आता है, उसी तरीके से इन्होंने जो है किसानों से बात करने के लिए इस प्रणाली का जो है शुरुआत किया। उन्हीं से मन की बात से ये प्रेरित हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसानों को मंत्री, कृषि वैज्ञानिकों और मंत्रालय के अधिकारियों से बातचीत करने का मौका देना। तो इनके कहने का मतलब यही है कि किसान की बात कार्यक्रम में, रेडियो कार्यक्रम में जो है किसानों को मौका दिया जाएगा कि ये जो है डायरेक्ट मंत्रियों से, कृषि वैज्ञानिकों से और मंत्रालयों से बातचीत कर सकें। और इसके आगे की खबर है कि यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब किसानों में असंतोष बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? किसानों में असंतोष बढ़ रहा है। किसान फसलों के लिए कानूनी तौर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग कर रहा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो है आलोचना की। उन्होंने कहा कि ऐसा लोकप्रिय कार्यक्रम किसानों की मदद नहीं करेगा। किसानों को बुआई के तरीके और अपनी मिट्टी सेहत के बारे में पहले से पता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो किसानों में असंतोष है। यहाँ पर जो है फसलों को कम दाम में व्यापारियों को, जो प्राइवेट व्यापारी हैं, इनको बेचा जाता है। इसीलिए किसानों ने जो है सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए जो है मांग की है। और ये काफ़ी दिनों से इसके लिए संघर्ष चल रहा है, लेकिन ये अभी हो नहीं पाया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं हम अगली खबर क्या है। तो अगली खबर है कि प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस भाषण में सेकुलर नागरिक संहिता का आह्वान किया है। सेकुलर नागरिक संहिता का मतलब क्या हो गया है कि इसका मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि हर धर्म के लिए अलग अलग से कानून नहीं रहेंगे इसमें। जैसे इस समय पे जो भी नागरिक संहिता है, जो भी सिविल कोड है, उसमें जैसे मुस्लिम हो गए और यहूदी हो गए, इनके लिए अलग से जो है अलग कानून चलता है, इनके शादी विवाह के लिए या फिर कोई भी मैटर हो पर फैमिली का। और हिंदू धर्म के जो लोग हैं इनके लिए अलग से चलता है। तो जब ये सेकुलर नागरिक संहिता लागू हो जाएगा तो सबके लिए एक समान कानून हो जाएगा, उसमें अलग अलग कानून नहीं रहेगा। अभी क्या है, मुस्लिम वगैरह जो हैं इनमें जो संहिता चलती है, इनमें शरिया का संहिता चलती है, जो कि जैसे उधर हो गया ईरान वगैरह, यहाँ पे जो चलता है। तो इसीलिए ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की मांग की जा रही है काफ़ी बड़े पैमाने पर। और इसको जो है सबसे पहले जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इसकी विचारधारा लाई थी, लेकिन उस समय उनका काफ़ी विरोध हुआ था। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या दिया गया है कि प्रधानमंत्री मोदी वर्तमान नागरिक संहिता को सांप्रदायिक और भेदभावकारी करार देते हुए कहा कि सेकुलर नागरिक संहिता समय की मांग है। सेकुलर नागरिक संहिता जो इस समय की मांग है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखने की दृढ़ता पर अड़िग रहने की घोषणा करते हुए पीएम ने राजनीति में परिवारवाद का वर्चस्व खत्म करने का आह्वान किया। परिवारवाद का वर्चस्व मतलब एक ही परिवार के जो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े हुए हैं, जैसे कि मेन रूप से जान लीजिए, जैसे अखिलेश यादव हैं, मुख्यमंत्री थे, इनके पिताजी मुख्यमंत्री थे। तो इसी तरीके से इसको परिवारवाद के वर्चस्व को ख़त्म करने के लिए
भी ये ज़रूरी है कि सेकुलर नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसके लिए भी ज़रूरी है। प्रधानमंत्री ने अपनी तीसरी पारी में लाल किले की प्राचीर से पहले संबोधन में सामाजिक, नागरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सुधारों के बड़े एजेंडे को आगे बढ़ाने के इरादे साफ करते हुए देश में सामान्य नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की पहल करने का ऐलान किया। आशा है कि ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि धर्मनिरपेक्षता नागरिक संहिता की पैरवी इन्होंने किया। दरअसल 15 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में देश में धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता की पैरवी करते हुए भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प और एक राष्ट्र एक चुनाव का सपना साकार करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश को बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि जिस नागरिक संहिता को लेकर हम जी रहे हैं वह सचमुच एक सांप्रदायिक भेदभावकारी संहिता है। मैं चाहता हूं कि इस पर देश में गंभीर चर्चा हो और हर कोई अपना विचार लेकर आए। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि मतलब हर कोई अपना विचार लेके आए कि ये अच्छा है कि नहीं, इसका चुनाव करे। आगे देखते हैं। हमारा अगली खबर है कि भारत करेगा तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। देखते हैं क्या खबर है। भारत 17 अगस्त यानी कि आज की डेट में 17 अगस्त 2024 यहाँ पे होना चाहिए, 2014 हो लिख दिया गलती से। भारत ने 17 अगस्त 2024 की वर्चुअली तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। विकासशील देशों के लिए भविष्य की चुनौतियों को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। शिखर सम्मेलन में पिछली बैठकों की तरह इस बार भी खाद्य ऊर्जा सुरक्षा संकट, जलवायु परिवर्तन जैसी जटिल चुनौतियों पर चर्चा होने की उम्मीद है। शिखर सम्मेलन के पिछले संस्करणों में ग्लोबल साउथ के 100 से ज़्यादा लोगों ने भागीदारी ली थी। आगे देखते हैं अगली खबर क्या है कि अगली खबर है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने फ्लड वॉच इंडिया 2.0 ऐप लॉन्च किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है तो CR पाटिल ने दिल्ली में केंद्रीय जल आयोग द्वारा विकसित फ्लड वॉच इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन के संस्करण 2.0 को लॉन्च किया। केंद्रीय जल आयोग ने देश की बाढ़ की स्थिति से संबंधित जानकारी और जनता तक वास्तविक समय के आधार पर 7 दिनों तक बाढ़ के पूर्वानुमान प्रस्तावित करने के लिए मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने के उद्देश्य से 17 अगस्त 2023 को मोबाइल एप्लीकेशन का पहला संस्करण जारी किया। तो ये बाढ़ के बारे में जो है सूचना देगा एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जो है जब बाढ़ आने वाली रहेगी इसके 1 हफ्ते पहले यानी 7 दिन पहले जो है ये पूर्वानुमान लगा लेगा और लोगों को ये सूचना दे देगा कि फला जो पर्टिकुलर जगह बाढ़ आने वाली है, तो लोग सुरक्षित हो जाएंगे पहले से। इसीलिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं हमारी आगे क्या है। हमारी अगली खबर है कि कैनबरा में आयोजित छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री वार्ता भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता की शुरुआत की गई है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के प्रयास में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दोनों महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठकों की मेज़बानी की। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने में आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राजधानी कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी राजधानी में छठी भारत ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता की मेज़बानी की। तो इसकी मेज़बानी जो है ऑस्ट्रेलिया ने किया। आ गया कि भारत ने नई दिल्ली में आतंकवाद निरोध पर भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह में 14वीं बैठक
14वीं बैठक की ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीति साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगली खबर देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है कि पीआर सिरजेस बने जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच। तो अभी हाल ही में जो है ओलंपिक हुआ है पेरिस में, इसमें जो है इन्होंने सेवानिवृत्ति होने की अपनी घोषणा कर दी है। और अब ये जो है आधिकारिक तौर पर एचआई यानी हॉकी इंडिया ने आधिकारिक तौर पर इस बात की घोषणा कर दी है कि सेवानिवृत्त गोलकीपर पीआर सिरजेस भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच होंगे। यह निर्णय 2024 ओलंपिक में भारत की हालिया इन्होंने कांस्य पदक जीता है और जीत के बाद यह निर्णय 2024 के ओलंपिक में भारत की हालिया कांस्य पदक जीत के बाद लिया गया। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।